मैं शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज बाबू क्या पढ़ने वाले एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में जितना भी प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो सारे के सारे एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? या लघु उत्तरीय प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर में देखो, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, ऐसा ढांचा है, यानी कि ऐसा सिस्टम है, ऐसा संरचना है। जैसे घर बनते हुए देखे होंगे आप, क्या होता है, छड़ी गिट्टी बालू मिल करके क्या होता है बाबू, एक पिलर का संरचना हो जाता है। बहुत सारे पिलर मिल करके क्या होता है, घर का संरचना हो जाता है, ढांचा हो जाता है, तंत्र हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था क्या है बाबू, एक तंत्र है, एक सिस्टम है, ढांचा है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पूरा किया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है बाबू, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, आप देखे होंगे अपने आसपास लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई कहीं पे काम करता, मजदूरी काम करता होगा। उन सब कामों के बदले उस व्यक्ति को जो भी रुपया पैसा पूंजी प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलेंगे। और अपने देश में बाबू कितने सारे लोग हैं और सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जितने भी लोग अपने देश में हैं, सभी के आर्थिक क्रियाओं को एक साथ जोड़ देंगे, मिला देंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था एक तंत्र है, एक सिस्टम है बाबू, एक ढांचा है। जैसे घर का किसी न किसी प्रकार का आकार होता है, उसी प्रकार से यह भी क्या है बाबू, अर्थव्यवस्था ढांचा है, तंत्र है। इसमें क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है, पूरा किया जाता है। मान के चलिए आपके पिताजी आपको शाम को या किसी भी वक्त पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप अपने पिताजी को पढ़ाने के बदले रुपया पैसा देते हैं? आप बोलेंगे का सदी का बकवास बोले, हमारे पिताजी है, हमारा पढ़ाएंगे तो हम पैसा देंगे, ना देंगे। तो क्या आपके पिताजी के लिए वो आर्थिक क्रिया हुआ? नहीं हुआ। तो आपके पिताजी के लिए वैसे काम जिन्हें आपके पिताजी कर रहे, उस काम के बदले उससे जो भी रुपया पैसा प्राप्त हो, उसी को बोलेंगे क्या, आर्थिक क्रिया। तो एक देश में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रिया करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को एक साथ मिला देंगे तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाएगा। या फिर इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, संगठन का मतलब ग्रुप है, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। जो भी रुपया पैसा पूंजी कमाते हैं बाबू, किसी भी काम करके कोई भी लोग, तो क्या करते हैं, अपने परिवार को जीवन यापन अच्छा देने के लिए क्या करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं। तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जो क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत आजीविका चलाने के लिए कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब बच्चों मिला हुआ, मिलावट। जैसे दालमोट वगैरह, मिक्सचर वगैरह आप लोग खाए होंगे, उसमें क्या रहता है, ढेर सारा सामानों का मिक्सचर रहता है, मिला हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे बात की जाती है क्या, अर्थव्यवस्था। तो हमने आपको पढ़ाया था बाबू कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, पूंजीवादी, समाजवादी और क्या, मिश्रित। पृथ्वी पे जितने भी देश है बाबू, सभी देश को किसी इन तीनों में से किसी एक अर्थव्यवस्था से देश को चलाई जाती है। पूंजीवादी बोलने का मतलब उस देश को कोई निजी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे, पूंजीवादी बोलते हैं। और समाजवादी बोलने का मतलब आओ, किसी भी देश में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होगा, उस पर कौन निर्णय लेगा, किसका अधिकार होगा, तो देश के सरकार का अधिकार होगा। वह कहेगी कि इस सामान को इतना रुपये में बेचा जाएगा तो उतना रुपये में बेचा जाएगा। तो समझना कि उस देश में क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब दोनों का मिला हुआ, समाजवादी और पूंजीवादी का मिलावट, मिला हुआ क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादकों के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यहाँ पे बोल दिया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी का क्या है बाबू, मिश्रण है। सिंपल भाषा में बोल रहा है बाबू कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश में बाबू उत्पादन के साधनों पर, यानी कि कोई भी कंपनी से वस्तुओं को उत्पादन करता है तो देश के सरकार भी कर सकते हैं और कोई निजी व्यक्ति वो भी कर सकता है। यानी कि देखो अपने भारत देश में, अपना भारत देश में क्या है बाबू, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ आपको सरकारी कॉलेज देखने को मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज भी देखने को मिलेगा, सरकारी उद्योग, प्राइवेट उद्योग देखने को मिलेगा। यानी कि उत्पादन के साधनों पर कोई निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, दोनों मिलकर के देश का तरक्की की ओर ले जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अपने भारत देश में वो लोग क्या करते हैं बाबू, उद्योगों का निर्माण करके सामानों का उत्पादन करते हैं और बेचते हैं। और सरकार भी क्या करती है, सामानों का उत्पादन करके बेचती है। जैसे भेल कंपनी हो गया, सरकारी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया बाबू, सरकारी कंपनी हो गया, रिलायंस कंपनी हो गया, टाटा कंपनी हो गया, यह क्या हो गया बाबू, प्राइवेट कंपनी हो गया। और मिश्रित अर्थव्यवस्था इसीलिए बनाई गई है बाबू कि कोई भी व्यक्ति, सरकार या कोई निजी व्यक्ति अपना मनमाना किसी भी देश में ना कर सके, अपने मनमाने
मनमाने दाम पर वस्तुओं को ना बेच सके, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अपने भारत देश में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और आगे है बाबू सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 3, सतत का मतलब बाबू लगातार, निरंतर, और विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना। तो लगातार विकास किसी का होता रहे, विकास चलता रहे, उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। यानी कि विकास की प्रक्रिया रुकना नहीं चाहिए। हमारा विकास आज भी हो, जो समय चल रहा है, और भविष्य में भी हमारा विकास होता रहे, उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। विकास की ऐसी प्रक्रिया वर्तमान पीढ़ी तथा आगे आने वाली पीढ़ियों के विकास में को ध्यान में रखकर प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, वन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे विकास को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है बाबू कि विकास की ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रणाली, ऐसा तरीका जो वर्तमान पीढ़ी में है ना बाबू, जैसे हम हो गए, आप हो गए, आपके पिताजी हो गए, यह वर्तमान वाला पीढ़ी हो गया, तथा आगे आने वाली पीढ़ियों जैसे में हमारे जो बाल बच्चे बुतरू होंगे, वह क्या होंगे बाबू, आगे भविष्य के पीढ़ी होंगे। उनके विकास को ध्यान में रखकर, उनका भी विकास हो, तरक्की हो, यह ध्यान में रखकर बाबू प्राकृतिक संसाधनों का, अपने देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, वैसा संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है, प्राकृतिक का देन हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, वन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे विकास को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, गैस, वन इत्यादि का इस्तेमाल, इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से करें बाबू, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दें। जैसे हमें जल संसाधन कितना आवश्यक है बाबू, अगर हमें 2, 4 दिन, 10 दिन पानी नहीं मिले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो आप इस प्रकार से समझिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जल संसाधन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोयला, पेट्रोलियम जरूरी नहीं है, बिल्कुल है। अगर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन नहीं रहेगा बाबू, तो वह जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सर जी इसको बचाए कैसे, तो हम आज से पानी ही पीना बंद कर देते हैं तो पानी आने वाली भविष्य के लिए बचा रहेगा, कोयला उपयोग करना बंद कर देते हैं तो आगे आने वाली भविष्य के लिए बचा रहेगा। तो क्या यह करना सही है, सही तरीका है? नहीं बाबू, अगर हम आज से कोयला, पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी कि हमें ज़रूरत के अनुसार इन संसाधनों का उपयोग करना, ताकि क्या हो, हमारा भी आवश्यकता पूरा हो जाए, और आगे आने वाले भविष्य में जो भी पीढ़ी है आएंगे, हमारे बाल बच्चे जो बुतरू होंगे, उनके लिए भी क्या रहे, यह संसाधन बचा रहे, वो भी अपना लाभ उठा सके। तो प्राकृतिक संसाधनों को नियोजित ढंग से इस्तेमाल करना, ताकि क्या हो, भावी पीढ़ी के लिए वह संसाधन बचा रहे, उसी को क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। अगला है आर्थिक नियोजन। आर्थिक का मतलब बाबू इसमें अर्थ छुपा हुआ है, और अर्थ मतलब रुपया, पैसा, पूंजी, और नियोजन का मतलब प्लानिंग। तो रुपया, पैसा, पूंजी को नियोजित ढंग से प्लानिंग करके इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। जैसे मान लो कि आपकी मम्मी ने 500 रुपया दिया कि जाओ बेटा बाजार से सब्जी खरीद के लिया, तो आप कितना सोचते हैं कि हम इतना रुपया के भंटा खरीदेंगे, आलू खरीदेंगे, इतना रुपया के 100 रुपया के क्या खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे। तो आप 500 ले जाने बाबू इतना सोचते हैं, तो आप 500 खर्च करने बाबू इतना सोचते हैं, तो सोचिए कि देश के सरकार के पास अरबों खरबों रुपया है, तो उसको इस्तेमाल करने में कितना सोचते होंगे कि नहीं, बिल्कुल सोचते हैं। तो एक सीमित समय में राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार, यानी कि राष्ट्र के ज़रूरत के अनुसार, राष्ट्र का मतलब देश के ज़रूरत के अनुसार, देश के संसाधनों को विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि किसी भी देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन है बाबू, देश के प्राथमिकता के अनुसार, प्राथमिकता का मतलब जो देश में सबसे पहले ज़रूरी है, उसके अनुसार देश में उपलब्ध संसाधन को विभिन्न विकासात्मक क्रिया में, विभिन्न अलग अलग विकास वाला क्रिया में इस्तेमाल करना, उन संसाधनों को क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्र की विकास दर को बढ़ाना आदि है। और आर्थिक नियोजन का क्या अर्थ है बाबू, क्या मतलब है, देश के विकास दर को बढ़ाना होता है, यानी कि विकास करना होता है। देश की सरकार बाबू रुपया पैसा खर्च करता है प्लानिंग कर करके, तो वह सोचेगी ना कि हमारे देश में आने वाले 10 सालों में क्या क्या विकास होगा। तो योजना बना करके क्या करना, रुपया पैसा को ले करके जो भी उपलब्ध संसाधन है देश में बाबू, उसको विकास वाला क्रिया में, विकासात्मक वाला कामों में उपयोग करना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, मानव विकास रिपोर्ट HDR क्या है। तो यह क्या है बाबू, यह इसीलिए निर्माण किया गया था ताकि क्या हो, किसी भी देश में लोग किस प्रकार से कैसे रह रहे हो, किसी भी देश में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सेवा, परिवहन सेवा, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल, जीने की आज़ादी, रोजगार इत्यादि चीज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या है बाबू, जांचने का तरीका है क्या, मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक मापक है, यानी कि मापने का तरीका है, किस प्रकार से कैसे किस देश में रह रहे हैं, यह मापने का, जांचने का तरीका है बाबू क्या, मानव विकास
विकास रिपोर्ट, जो विभिन्न देशों के विकास की तुलना जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करते हैं, उसे मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं। और ये बाबू 3 चीज़ों पर काम करता है। 3 चीज़ें अगर किसी भी देश में लोगों को अच्छे तरीक़ा से मिलेगा, प्राप्त होगा, तो क्या बोलेंगे कि उस देश में लोग रहने वाले अच्छे तरीक़ा से रह रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। तो बच्चों, किसी भी देश में रहने वाले लोगों को 3 चीज़ें बेहतर होना चाहिए। कौन कौन सी? तो पहला है जीवन आशा, यानी कि उस देश के रहने वाले लोगों का कितना दिनों तक जी रहे हैं, उस देश में कितने लोग कितने वर्ष तक जी रहे हैं, ये देखेंगे। जितना लोग उस देश में ज़्यादा दिन तक जिएंगे बाबू, तो बोल सकते हैं उस देश का जीवन आशा अच्छा है। दूसरा है बाबू शिक्षा प्राप्ति, और उस देश में रहने वाले लोग कहाँ तक पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे हैं। और तीसरा बाबू प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की कमाई कितना है। जिस देश में ये 3 चीज़ें लोगों की अच्छी रहेगी, जीवन आशा उस देश में अच्छा रहेगा, शिक्षा प्राप्ति लोगों के पास अधिक रहेगा, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे रहेंगे, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक रहेगा, तो हम बोल सकते हैं बाबू उस देश का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इसे ही क्या बोलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट बोलते हैं। यह सर्वप्रथम यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया। और यह कौन जारी करता है बाबू मानव विकास रिपोर्ट? तो यूएनडीपी। और किनके द्वारा यह सबसे पहले जारी किया गया था? तो महबूब उल हक, जो क्या थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, इनके नेतृत्व में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई थी। आगे है आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डाले। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है बाबू? कोई भी देश जिस पे टिका होता है, जो देश का पिलर होता है, नींव होता है, उसी को क्या बोलते हैं, आधारिक संरचना बोलते हैं। तो कोई भी देश किस पे टिका रहता है? संचार, परिवहन, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग इत्यादि। अगर देश में बाबू संचार नहीं रहेगा, लोगों की संचार सेवा नहीं मिले, अपनी बातों को दूसरी जगह पहुंचाने का यंत्र नहीं मिले, मोबाइल फ़ोन नहीं रहे, तो क्या वह देश अच्छे तरीक़े से चल पाएगा? नहीं बाबू, समय समय पर अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर उस देश में परिवहन सेवा नहीं रहेगा, रोड अच्छा नहीं रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने में 2 घंटा की जगह 10 घंटा लग रहा है, तो क्या अच्छे से उस देश का विकास होगा? नहीं। अस्पताल नहीं रहेगा बाबू, तो क्या होगा? लोगों का इलाज नहीं होगा। स्कूल नहीं रहेगा, कॉलेज नहीं रहेगा, तो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो उस देश का विकास नहीं होगा। और बैंकिंग नहीं रहेगा, तो लोगों का पैसा कौन सुरक्षित करेगा और समय समय पर लोन कौन देगा? तो ये सब क्या है बाबू, किसी भी देश टिका होता है इन सारी चीज़ों पर। तो इसे ही क्या बोलते हैं, आधारिक संरचना बोलते हैं। वे सभी तत्व, यानी कि वे सारी चीज़ें जो किसी देश के आर्थिक विकास का आधार है, जो किसी देश का बाबू, किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास का क्या है, आधार है, नींव है, पिलर है। यानी कि उस देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह किस पे टिका रहता है? तो संचार, परिवहन, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग इत्यादि पर टिका रहता है। इन्हें देश की आधारभूत संरचना कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? देश की आधारभूत संरचना कहते हैं। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक मजबूत होता है, जिस देश का आधारिक संरचना जितना बेहतर होता है बाबू, अच्छा होता है, यानी कि अस्पताल बढ़िया है, उस किसी भी देश में रोड वगैरह बढ़िया है, लोगों को अच्छे से सेवा मिल रहा है बाबू, संचार वगैरह बढ़िया है, बैंकिंग ठीक से काम कर रहा है, वह देश उतना ही तेज़ी से क्या करेगा, विकास करेगा, उन्नति करेगा। अतः किसी भी देश के लिए, किसी 2 बार लिखा गया, एक बार काट दो, रीढ़ की हड्डी के समान है। रीढ़ का हड्डी जानते हो? जो हमारे पीछे होता है बाबू, जो पीठ वाला हड्डी है, उसी को क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। जिस प्रकार से बाबू रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सोझा करके खड़ी करके रखती है, उसी प्रकार से आधारिक संरचना क्या करता है, किसी भी देश को चलने में, विकास करने में मदद करता है। जिस प्रकार से हमारा रीढ़ की हड्डी नहीं रहे तो हम खड़ी हो नहीं पाएंगे, अच्छे तरीक़ा से झुक कर चलेंगे, उसी प्रकार से बाबू किसी भी देश में आधारभूत संरचना, आधारिक संरचना नहीं रहेगा तो वह देश का विकास, उन्नति, तरक्की नहीं होगा। अब बाबू यहाँ से पढ़ना है हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7वां, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, कितने भागों में बांटा गया है? तो सबसे पहले समझो कि संरचना का मतलब होता क्या, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमने समझा दिया कि जितने भी किसी भी देश में आर्थिक क्रियाएं की जाती है लोगों के द्वारा, उन सभी को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। और संरचना का मतलब बाबू ढांचा, तंत्र। जैसे आपका घर बनता है तो गिट्टी बालू छड़ी मिल करके एक घर का निर्माण होता है बाबू, पिलर देते हैं, ढेर सारा रूम तैयार करते हैं, तो वह क्या हो गया, घर का संरचना हो गया। घर का किसी न किसी प्रकार का ढांचा होगा, तंत्र होगा, बनावट होगा। कोई भी अपना घर बनाता है बाबू तो एक बेडरूम रखता है, किचन रखता है, बाथरूम रखता है, गेस्ट रूम रखता है, और सभी रूम, किचन, बाथरूम मिल करके क्या होता है, एक मकान का निर्माण होता है बाबू। तो इसी प्रकार से बाबू अर्थव्यवस्था में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रिया करते हैं। आर्थिक क्रिया समझ जाओ कि क्या है, रूम है घर का, किचन है, बाथरूम है, और ये सारा मिल करके क्या होता है बाबू, एक घर का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से सभी आर्थिक क्रियाएं मिल करके क्या होता है, अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ये पढ़ने वाले हैं।
अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि संपादित की जाती है। और अर्थव्यवस्था में बाबू विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं लोगों के द्वारा किया जाता है। क्या क्या लोग करते हैं? कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार इत्यादि कामों को पूरा करते हैं। इन्हें ही आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन करना अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। और इन आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में बांट देंगे तो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। जैसे में आप इस प्रकार से समझिए, कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को देश चलाने के लिए दे दिया जाए तो क्या वह व्यक्ति अच्छे से देश को चला पाएगा? बिल्कुल नहीं चला पाएगा। कहाँ पे कितना उस देश में उद्योगों का निर्माण करना, कृषि में कब विकास करना है, कौन सा रेट पर कौन सा फसलों का बिकना होगा, कौन सा वस्तुओं को निर्माण कब किया जाए और कितने दामों पर बेचा जाए, एक व्यक्ति को निर्णय लेने के लिए दे दिया जाए तो वह अच्छे से निर्णय नहीं ले पाएगा, यानी कि वह अर्थव्यवस्था को अच्छे से नहीं चला पाएगा। और समझो कि अपने देश में कितने सारे लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, अगर उन आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में नहीं बांटेंगे बाबू, अलग अलग भागों में नहीं बांटेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि देश में कितने लोग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में इन आर्थिक क्रियाओं को बांट कर देना क्या कहलाता है बाबू? अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। पहला क्या पढ़ना है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, जंगलों से लकड़ियों को प्राप्त करना आदि आर्थिक क्रियाएं आते हैं। और बाबू गांव में जितने भी अधिकांश काम किए जाते हैं उसको किस में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित जितने भी काम क्रिया आते हैं, आर्थिक क्रिया आते हैं बाबू, उसको किस में रखा गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। जैसे कृषि हो गया, पशुओं को पालना हो गया, मछली पालन हो गया, खनन का मतलब ज़मीनों से खोद करके किसी चीज़ को निकालना हो गया, जंगलों से लकड़ियों को प्राप्त करना, ये सब सारी आर्थिक क्रियाएं किस में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उद्योग, खनिज व्यवसाय, निर्माण का जैसे गैस और बिजली आदि उत्पादन आते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं बाबू? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी नए वस्तुओं का उत्पादन होता है बाबू, उसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। और वस्तुओं का उत्पादन कहाँ होता है? औद्योगिक में होता है, यानी कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह में होते हैं। तो जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होगा तो कहाँ होगा? कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह में होगा। तो इसीलिए क्या कहा गया है बाबू? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत उद्योग यानी कि उद्योगों से जितना भी वस्तुओं का निर्माण होता है वह द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। खनिज व्यवसाय यानी कि खनिजों का व्यापार, निर्माण का, जैसे घर का निर्माण हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, जैसे गैस और बिजली आदि का उत्पादन आते हैं। और गैस और बिजली का उत्पादन कहाँ पे आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू कि गैस और बिजली को किस क्षेत्र में रखा गया है? 2024 में ही आया है, तो किस में रखा गया है? तो द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। आप इतना याद रखिएगा, जब भी किसी प्रकार के नए वस्तुओं का बनेगा, निर्माण होगा, तो उसे किस में रखा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा का मतलब समझते हो? जैसे हमें बस वाला एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचा दिया, तो बस वाला हमें किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करके तो नहीं दे रहा, वहाँ पे क्या दे रहा है? हमें एक स्थान से दूसरे जगह छोड़ दे रहा है। तो बस वाला हमें क्या दे रहा है बाबू? सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो इसीलिए बाबू जितना भी सेवा वाला काम होगा उसको क्या किया गया है? तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है, शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं शामिल है। ये क्रियाएं प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र को क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। इसीलिए क्या कहते हैं? इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। बैंक और बीमा, बैंक भी बाबू किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके नहीं देता, हमारे पैसों को सुरक्षित रखता है और समय समय पर हमें लोन दे रहा है, यानी कि सेवा दे रहा है। परिवहन बाबू बस ट्रेन वाला क्या देता है? वस्तु का उत्पादन करके नहीं दे रहा है। जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी क्या दे रहा है बाबू? हमें सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है। और ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तृतीयक क्षेत्र बाबू, अगर गेहूं का रेट जानना है, अपने भारत देश में व्यापार किस प्रकार से चल रहा है, ये सब सारी चीज़ें जाननी है बाबू, तो तृतीयक क्षेत्र की सहायता लेंगे। किसी भी वस्तुओं को उत्पादन कंपनी में हो रहा है, साठी का उत्पादन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो शर्ट का दाम कितना है, ये सब जानने के लिए क्या करेंगे? तृतीयक क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करती है बाबू? सहायता प्रदान करती है। आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आया बाबू? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। हमें क्या करना है बाबू? सबसे पहले आर्थिक विकास को परिभाषित करना है, किसे कहते हैं इसको बताना है, और फिर इन दोनों के बीच आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि के बीच हमें क्या करना है? अंतर बताना है। आर्थिक का मतलब बाबू अर्थ, और अर्थ मतलब रुपया पैसा पूंजी। तो रुपया पैसा पूंजी से जब भी किसी देश का विकास होता है, तरक्की होता है, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। और वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी होना, बढ़ जाना।
तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के अंतर दिख रहा है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में? यहाँ पे भी रुपया पैसा का बढ़ जाना और यहाँ पर भी रुपया पैसा का बढ़ोतरी हो जाना, तो इसमें किसी भी प्रकार के हमें तो अंतर नहीं देखने को मिल रहा है बाबू, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री है जो इन दोनों के बीच अंतर बताए हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विकास को परिभाषित करते हैं। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा तरीका है जिसके द्वारा लंबे अवधि तक किसी देश की या अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। जब कोई देश का बाबू राष्ट्रीय आय में लंबे समय तक वृद्धि होती है बाबू, उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय बोलते किसको है? यहाँ पे ये सबसे पहले समझ लो, राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र की कमाई, यानी कि प्रत्येक लोग कमाता है ना बाबू, तो क्या करते हैं? सरकार कुछ न कुछ वगैरह टैक्स लेते हैं, तो वही क्या हो गया? देश की कमाई, राष्ट्र की कमाई हो गया। कोई कंपनी अपना भारत देश में निर्माण करके रुपया पैसा कमा रहा है, तो कंपनी से भारत सरकार क्या करेगी? टैक्स लेगी, तो वही क्या हो गया बाबू? राष्ट्रीय आय हो गया, देश की कमाई हो गया। तो एक लंबे समय में किसी भी अर्थव्यवस्था में या राष्ट्र में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तो हम बोलेंगे कि उस देश में क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि रुपये पैसे से विकास हो रहा है। अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच अंतर क्या है बाबू। समानता आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं माना जाता है। इन दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा इन दोनों के बीच अंतर बताते हैं। समानता बाबू, आमतौर पर इन दोनों के बीच आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच कोई अंतर नहीं माना जाता है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आर्थिक विकास की जगह आर्थिक वृद्धि की जगह आर्थिक विकास का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं बाबू, अर्थशास्त्री बोलने का मतलब जो इकोनॉमी के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में अच्छे से जानते हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, उन्होंने क्या बताया है? इन दोनों के बीच अंतर बताया है। उन्हीं अंतर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। श्रीमती उर्सुला हिक्स, ये क्या है बाबू? अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। इनके अनुसार आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित अर्थव्यवस्थाओं या देशों के लिए किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के या देशों के लिए किया जाता है। ये बताए हैं श्रीमती उर्सुला हिक्स ने बाबू कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग उस देश के लिए करेंगे, उस अर्थव्यवस्था के लिए करेंगे जहाँ पे विकास, उन्नति, तरक्की हो चुका है। जैसे अमेरिका, जापान, लंदन, ये सब वैसे देश है जहाँ पे लोगों के लिए रहने के लिए अच्छा सड़क, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन से बेहतर है बाबू, वहाँ पे विकास, उन्नति हो चुका है। लेकिन तब पर भी उस देश का सरकार और विकास कर रही है अपने देश में, तो समझेंगे उस देश में आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्थिक वृद्धि हो रहा है, यानी कि विकास में बढ़ोतरी हो रहा है। तो विकसित देशों के लिए क्या करते हैं बाबू? आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग वैसे देश के लिए करते हैं बाबू जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, अविकसित यहाँ पे होगा, विकसित नहीं होगा, अविकसित देशों के लिए या विकासशील देशों के लिए, यानी कि विकास का काम चल रहा है, तरक्की का काम चल रहा है, उस देश के लिए क्या करते हैं बाबू? आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन बताए हैं? तो श्रीमती उर्सुला हिक्स जी ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। तो सूचकांक का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले जान लो, समझ लो। जैसे आप दुकान में जाते हो बाबू और 1 किलो चीनी, आटा, गेहूं खरीदना है, तो अब क्या करता है दुकानदार? एक तरफ बटखारा रखता है और दूसरी तरफ आटा, चीनी जो भी खरीदना है वो चीज़, वस्तुओं को रखता है। तो वो बटखारा क्या हो गया बाबू? सूचक हो गया, सूचकांक हो गया 1 केजी का, कि वह 1 केजी है। तो किसी भी देश में आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, रुपया पैसा पूंजी से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके मापने के लिए, इसको जानने के लिए कुछ न कुछ सूचकांक तो होगा, मापने का कुछ न कुछ तरीका तो होगा। तो इन्हीं आर्थिक सूचकांकों के बारे में जानने वाले हैं कि कोई भी देश तरक्की, उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जांचने के लिए किसी भी प्रकार का सूचकांक होगा, मापने का तरीका होगा। इन मापने के तरीका के बारे में जानेंगे, सूचकांकों के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक विकास को निम्न सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित का मतलब नीचे दिया गया है। पहला सूचकांक है बाबू राष्ट्रीय आय, यानी कि राष्ट्र की आय, कमाई। देश की आय, कमाई के माध्यम से हम जान सकते हैं बाबू कि किसी भी देश में रहने वाले लोग किस प्रकार से कैसे रह रहे हैं। राष्ट्रीय आय, देश की आय, कमाई के माध्यम से हम जान सकते हैं बाबू कि उस देश के लोग रहने वाले किस प्रकार से कैसे रह रहे हैं। तो किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में, यानी कि 1 वर्ष के समय में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। तो राष्ट्रीय आय किसे बोलते हैं बाबू? तो किसी भी देश में 1 साल के समय में, 1 साल की अवधि में जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका
उन उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य होगा बाबू, जो भी दाम होगा, इन सभी मौद्रिक मूल्य को, दामों को एक साथ जोड़ देंगे बाबू, तो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। समान तौर पर यानी कि आम तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा, जितना ज़्यादा होगा, कहेंगे कि वह राष्ट्र उतना ही विकसित है, अच्छा है। अगला सूचकांक क्या है? अगला है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की कमाई आय। किसी राष्ट्र या देश में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है बाबू? मापने का तरीका है, जांचने का तरीका है कि किसी भी देश में लोग किस प्रकार से कैसे रह रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आय बोलते किसको हैं? प्रत्येक व्यक्ति की कमाई क्या कहलाता है? तो किसी राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय को, औसत आय का मतलब बाबू मान लेते हैं कि कोई भी देश में 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति कमा रहा है, कोई 100 रुपया, कोई 1000, कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है। तो बाबू बताओ, क्या देश की सरकार अपने यहाँ रहने वाले सभी जनता की कमाई को क्या निकाल सकता है? एक्चुअल में वास्तविक इनकम निकाल सकता है? नहीं। अगर सब के वास्तविक आय, एक्चुअल इनकम देश की सरकार निकालने जाएगी बाबू, तो निकाल ही नहीं पाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है? औसत आय को निकाला गया है। औसत आय को ही क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। तो किसी देश में 3 व्यक्ति है बाबू, मान लो कोई 100 रुपया कमा रहा है, कोई 200 रुपया कमा रहा है, कोई 1000 कमा रहा है। तो कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। तो 3 से भाग मार देंगे, तो जो भागफल आएगा, जो कट करके आएगा, उसी को क्या बोलेंगे? औसत आय बोलेंगे। तो यहाँ पे सीधा बोल रहा है बाबू कि राष्ट्रीय आय में, यानी कि जितने भी देश की कमाई है, उस देश के कुल जनसंख्या से, उस देश में जितने रहने वाले लोग हैं, उनसे भाग देने पर जो भागफल आएगा, जो कट करके आएगा, वही क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यहाँ पे फार्मूला है बाबू, प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय आय में भाग दे देंगे क्या? देश की कुल जनसंख्या से। तो उस देश के क्या निकल जाएगा बाबू? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की औसत कमाई निकल जाएगी। तीसरा क्या है? मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट एक मापक है, मापने का तरीका है, जांचने का एक सिस्टम है, जो किसी भी देश के 3 आयामों पर आधारित है। यानी कि उस देश में रहने वाले लोगों को 3 चीज़ें अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगा। उस देश में रहने वाले लोगों का 3 चीज़ें बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है? व्यक्तियों का, मनुष्यों का विकास हो रहा है, अच्छे से रह रहे हैं। तो वह 3 चीज़ें कौन कौन सा है बाबू? तो पहला है जीवन आशा, यानी कि उस देश में रहने वाले लोग कितने वर्षों तक जी रहे हैं, उस देश में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य किस प्रकार का है, कैसा है। दूसरा है शैक्षिक स्तर, यानी कि शिक्षा स्तर, उस देश में रहने वाले लोग कहाँ तक, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और प्रति व्यक्ति आय कितना है। ये तीनों चीज़ें जिस देश में जितना बेहतर रहेगा, बोल सकते हैं उस देश में मानव का, व्यक्तियों का विकास हो रहा है, तरक्की हो रहा है। यह सर्वप्रथम यूएनडीपी के द्वारा, तो यूएनडीपी क्या है? एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिका में स्थापित है, जो रिपोर्ट जारी करता है। यूएनडीपी के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया। और सबसे पहले बाबू मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था, निर्माण किया गया था। तो ये 3 प्रमुख सूचकांक थे बाबू। ये 3 प्रमुख सूचकांक से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी देश में लोग किस प्रकार से कैसे रह रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, प्रति व्यक्ति आय कैसा है। इन तीनों के जरिए, इन तीनों सूचकांक के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। कौन कौन सा? तो राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा मानव विकास रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन बाबू, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? पिछड़ेपन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझो, पिछड़ेपन का मतलब बाबू पीछे हो जाना, निचले स्थान पे चले जाना। यानी कि विकास के मामले में कोई भी राज्य पीछे हो जाना, पिछड़ जाना दूसरे राज्यों की तुलना में, तो उसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक पिछड़ेपन बोलते हैं। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या था बाबू? क्या वजह था जिसके कारण से अपने बिहार में तरक्की उन्नति नहीं हो पाया? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख उपायों को बताएं। और यहाँ पे इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है, बिहार में जो पिछड़ेपन है, दूसरे राज्यों की तुलना में विकास निचले स्थान पर है, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये भी बताना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का निम्नलिखित कारण है, यानी कि नीचे दिया गया है। पहला कारण है बाबू, बिहार में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। लोग क्या कर रहे हैं? बिहार के ज़्यादा बाल बच्चे बुतरू पैदा कर दे रहे हैं।
बिहार की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके कारण विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जा रहा है। जो भी अपने बिहार के किसान वगैरह है बाबू, वह जो भी फसलों का उत्पादन करते हैं कृषि से, वह ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश फसलें क्या होता है, अपने बिहार के लोगों के भरण पोषण में ही समाप्त हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है बाबू, बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। अगर यही पैदावार बचता तो क्या होता, दूसरे राज्यों में बेच करके बिहार के लोग आय कमाते, पैसे कमाते, तो इनका क्या होता, उन पैसों से तरक्की होता, विकास होता। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का मतलब हमने बताया बाबू कि जिस पे कोई देश टिका हो, जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, इन सब पर क्या होता है, कोई भी देश टिका होता है। अगर ये सब सारी चीज़ें में कमी हो जाएगा तो क्या देश का विकास होगा, सॉरी राज्य का विकास होगा, नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि बिहार के राज्य में आधारिक संरचना जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। सड़क वगैरह पर गड्ढा है, अगर अस्पताल में इलाज करवाने जाएंगे तो समय पे इलाज नहीं होगा। तो ये सब है बाबू आधारिक संरचना का अभाव। बिहार में आधारिक संरचना का भी अभाव है। बिहार के पिछड़ेपन का अगला कारण क्या है बाबू, कृषि पर निर्भरता, यानी कि कृषि पर डिपेंड हो जाना। बिहार की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है, यानी कि डिपेंड है, लेकिन खराब कृषि पद्धति के कारण उपज कम हो गया है। एक तो बाबू अपने बिहार के लोग कृषि पर निर्भर है, डिपेंड है, जो भी कृषि से पैदावार होता है, उत्पादन करते हैं, उन्हें बेच करके रुपया पैसा कमाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बाबू बिहार के लोग अच्छे से कृषि नहीं कर पाते हैं। कृषि पद्धति क्या है, ख़राब है, जिस कारण से उपज कम हो गया है। जिस समय खेतों की सिंचाई करना चाहिए उस समय पर बिहार के किसान नहीं करते, और इसके साथ साथ बाबू अच्छे प्रकार के बीज, खादों का इस्तेमाल खेतों में नहीं करते, जिसके कारण क्या है बाबू, खेतों से कृषि से उपज कम हो गया है। आगे है बाढ़ तथा सूखा का प्रभाव। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़, दक्षिणी क्षेत्र में सूखा हमेशा आते रहता है, जिसके कारण हर एक साल फसलें बर्बाद हो जाती है। एक तो अपने बिहार के किसान अच्छे से खेती नहीं करते, समय पे खेतों में पानी नहीं डालते, अच्छे बीजों का इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरा बाबू प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ और सुखाड़ हमेशा आते रहता है। बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ और दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ हमेशा आते रहता है, हर एक वर्ष आते रहता है, जिस कारण से जो भी किसान फसलों का उत्पादन करते हैं, पैदावार लगाते हैं, वे सारे के सारे बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी पिछड़ेपन का कारण है। अगला कारण है औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कि उद्योगों के मामले में, कल कारखाने के मामले में पीछे हो जाना। बिहार से झारखंड का विभाजन होने से अधिकांश बड़े उद्योग झारखंड में चले गए। यहाँ उद्योग के नाम पर सिर्फ चीनी उद्योग ही बचा। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था बाबू, बिहार झारखंड से विभाजन हुआ था, तो जो भी उद्योग कल कारखाने थे बड़े बड़े, वह सारे के सारे कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। और यहाँ उद्योग के नाम पर सिर्फ क्या बचा, चीनी उद्योग बच गया। तो बिहार में उद्योग, कल कारखाना नहीं रहेगा तो लोगों के, बिहार के लोगों को तो रोजगार कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या है, आय का साधन समाप्त हो जाता है, सिर्फ क्या होता है, कृषि पर डिपेंड हो जाते हैं। अगला कारण है बिहार के पिछड़ेपन का बाबू, गरीबी। यहाँ कल कारखाने का अभाव, लोगों के अच्छे खेती से काम नहीं करते, लोग अच्छे से खेतों में क्या करते हैं, काम नहीं करते। इस कारण से बिहार में गरीबी का प्रभाव है। सिंपल है बाबू, जिस भी राज्य में कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह नहीं रहेंगे तो वहाँ पे लोगों का आय का साधन नहीं रहेगा, जिस कारण से क्या रहेंगे, लोग गरीब रहेंगे। एक तो यहाँ बिहार में उद्योग नहीं है, दूसरा यहाँ बिहार के लोग बाबू अच्छे से खेती में काम नहीं करते, इस कारण से उन्हें आय का साधन नहीं, ना के बराबर मिलता है, जिस कारण से यहाँ पे गरीबी का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है खराब विधि व्यवस्था, यानी कि बिहार में खराब व्यवस्था, खराब तरीका। बिहार में कानून व्यवस्था कमज़ोर होने के कारण लोग शांतिपूर्वक अच्छे से उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। जो भी दूसरे राज्य के लोग अपने बिहार राज्य में उद्योग लगाना चाहते हैं बाबू, तो आम लोग, आम जनता लोग, पुलिस वगैरह लोग क्या करते हैं, आते हैं और बोलते हैं कि हमें टैक्स के रूप में रुपया पैसा, पूंजी दो, रंगदारी दो, तब हम तुम्हारे उद्योग को चलाने देंगे। तो यह क्या है, खराब विधि व्यवस्था है, खराब तौर तरीका है। अगला है कुशल प्रशासन का अभाव और अच्छे पुलिस वगैरह का अभाव, कमी। बिहार के प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आते हैं। और अपने बिहार में बाबू पुलिस प्रशासन जो भी है, क्या है, भ्रष्टाचार है, घूसखोर हो गए हैं, जो हर एक दिन, हर एक समय पर क्या होता है, भ्रष्टाचार के न्यूज़ वगैरह पेपर में आते रहता है। तो कुशल प्रशासन का, अच्छे प्रशासन, पुलिस वगैरह का हमारे बिहार में अभाव है, कमी है। आगे है पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। अपने बिहार राज्य में क्या क्या वजह था बाबू, क्या क्या कारण से अपने बिहार राज्य पीछे था, ये जान लिए तो सिंपल है।
अगर इन सब कारणों को बिहार के पिछड़ेपन के होने के कारण को दूर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बिहार के पिछड़ेपन के उपाय हो जाएगा। तो जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण है बाबू उसको दूर कर देना क्या बोलेंगे, पिछड़ेपन का उपाय हो जाएगा। तो बिहार तरक्की उन्नति होने लगेगा। तो पहला क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण। जो अपने बिहार में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है बाबू उस पर नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण करेंगे तो किसान जो भी पैदावार उत्पादन करेंगे तो वह क्या होगा, बचेगा तो दूसरे राज्यों में बेच करके बिहार के लोग क्या करेंगे, पैसा वैसा कमाएंगे, जिससे उनका विकास होगा। दूसरा है कृषि का तेज़ी से विकास, और तेज़ी से कृषि का विकास होगा तो लोगों के आय का साधन क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। और तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। उत्तरी बिहार में बाढ़ और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आते रहता है बाबू। अगर बाढ़ पर नियंत्रण कर देंगे, जहाँ पे जिस एरिया में ज़्यादा बाढ़ आता है उस एरिया से नहर निकाल करके हम सूखे वाले इलाके में ले जाके फसलों का उत्पादन करेंगे, पैदावार अधिक करेंगे बाबू, तो बिहार का पिछड़ेपन दूर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बाढ़ पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए। आगे है आधारिक संरचना का विकास, और जिस पे भी बिहार टिका हुआ है बाबू, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रेल परिवहन इत्यादि चीज़ों पर बाबू बिहार टिका है, आधारिक संरचना है। अगर आधारिक संरचना इन सब चीज़ों में विकास कर दिया जाए तो क्या होगा, बिहार का पिछड़ेपन दूर हो जाएगा। अगला है उद्योगों का विकास, और अपने बिहार में बाबू उद्योगों ना के बराबर है। कल कारखाने क्या है, नहीं है बाबू। तो क्या किया जाए, उद्योगों का विकास किया जाए, अधिक से अधिक उद्योगों का निर्माण किया जाए, ताकि क्या हो, लोगों का रोजगार मिल सके। लोगों का रोजगार मिलेगा, आय का साधन मिलेगा, तो पैसे उसे कमाएंगे, उससे क्या होगा, अपना लोग विकास करेंगे। गरीबी को दूर करना, और लोगों के बीच गरीबी है बिहार में बाबू, उसके लिए क्या किया जाए, अधिक से अधिक उद्योगों, कल कारखाने का निर्माण किया जाए। देश के सरकार को लोगों के लिए रोजगार उत्पादन करे, ताकि क्या हो, उनका गरीबी दूर हो। और अगला है शांति व्यवस्था की स्थापना। अपने बिहार राज्य में बाबू दूसरे राज्य के लोग कंपनी वगैरह लगाने आते हैं तो आम जनता लोग क्या करता है, तंग करता है और बोलता है कि हमें रंगदारी दो तब हम तुम्हारे उद्योग को लगवाने देंगे। तो यह क्या है, शांति व्यवस्था है, नहीं है। तो जो भी ऐसे लोग कर रहे हैं इनको क्या किया जाए, ऐसी व्यवस्था को समाप्त किया जाए। यानी कि शांतिपूर्वक से किसी भी दूसरे देश के लोगों को या दूसरे राज्य के लोगों को अपने बिहार राज्य में उद्योग लगाने दिया जाए, ताकि क्या हो, बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। अगला है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। एक तो बाबू बिहार के आम जनता लोग दूसरे राज्य के लोगों को उद्योग नहीं लगाने देते हैं, और दूसरा क्या, स्वच्छ प्रशासन का अभाव है बाबू। यानी कि बाबू अपने बिहार के प्रशासन, पुलिस वगैरह क्या है, ईमानदार नहीं है, घूसखोर है। तो सरकार के द्वारा ऐसा नियम कानून लाया जाए ताकि क्या हो बाबू, बिहार के पुलिस वगैरह घूसखोरी ना कर सके, अच्छा से काम कर सके। तो ये सारी चीज़ों पर अगर बिहार में विकास करेंगे तो क्या होगा, बिहार का पिछड़ेपन दूर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे बाबू, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो NCERT चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का प्रश्नावली में दिया गया था। तो आपको वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा बाबू तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन दिया गया है बाबू, जितना पूछा गया है, सारा का सारा करवाने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।